हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है भैया आप लोग सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। चैप्टर नंबर 10 बायोमोलिक्यूल्स अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बायोमोलिक्यूल्स, ओके। ये कंप्लीट पीडीएफ है, इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। इसके अलावा ऊपर आप लोग जाएंगे तो भैया आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। सब कुछ मिलेगा इस पीडीएफ में, जिसका नाम है सुपर पीडीएफ, ठीक है। कैसे डाउनलोड करना है? डाउनलोड करने के लिए आप लोग आ जाइएगा एड्यूस्टेट ऐप पर। एड्यूस्टेट ऐप पर ये पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। कहां पर देखने को मिलेगी? एड्यूस्टेट ऐप पर। आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेना पहले तो क्लास 12 साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम में आप लोग आईएमपी क्वेश्चन के सेक्शन पे क्लिक करेंगे। ये रही आपके लिए सुपर पीडीएफ, ठीक है। यहाँ से आप लोग डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ से बाय कर सकते हैं। नीचे आपके लिए फिजिक्स, भौतिक शास्त्र वगैरह की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। पीडीएफ यहां से आप लोग डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। आ जाते हैं हम लोग पीडीएफ पे, सॉल्व करेंगे कंप्लीट यहीं पर यूट्यूब पर, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास प्रश्न नंबर 1 है भैया, राइट डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए आरएनए में क्या अंतर होता है वो आपको लिखना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कोई सा है तो शायद यही है। 23 में आ रखा है, 22 में, 21 में, 20 में, 16 में, 14 में, 12 में, सैंपल पेपर 2024 में भी ये प्रश्न आ रखा है। प्रश्न बोला जा रहा है कि डीएनए आरएनए में अंतर बताइए। डीएनए का फुल फॉर्म, आरएनए का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और यहाँ पे राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहां से क्या हटा दो? डीऑक्सी हटा दोगे, जो बचा हमारे पास वो हमारे पास राइबो न्यूक्लिक एसिड है। डीऑक्सी लगा दोगे तो हमारे पास डीएनए बन जाएगा, ठीक है। अब डीएनए आरएनए में और क्या अंतर होता है? ये डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए कुछ इस प्रकार का दिखता है, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे 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 कर दो, ये डीएनए बन गया। आरएनए में सिंगल थ्रेड होता है, ठीक है। तो बोलेंगे डबल स्टैंडर्ड, और यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, शुगर कौन सी होती है? तो नाम में छुपा हुआ है यार, डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है यहाँ पे। डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है यहाँ पे। कौन सी शुगर होती है? यहाँ पे राइबोस शुगर होती है। बेस कौन सी होती है? एटीजीसी होती है। यहाँ पर आप लोग यू की जगह आप क्या लिखोगे? टी लिखोगे, थायमिन, ठीक है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, इस टाइप से आप लोग इसे लिखने वाले हो। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। थायमिन की जगह पे यहाँ पे यू प्रेजेंट होता है, मतलब यूरेसिल आएगा यहाँ पे। ये इसकी बेस हो जाएगी। आपसे मुश्किल से 2-3 डिफरेंस पूछे जाएंगे, जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे डिफरेंस बन सकते हैं इसके, लेकिन हमने टॉप 3-4 जो हो सकते हैं वो यहाँ पे बता दिए, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है राइट शॉर्ट नोट ऑन पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बंध के बारे में आपको बताना है भैया, बॉन्ड क्या होती है। तो बॉन्ड कनेक्टिंग टू अमीनो एसिड आर कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। बॉन्ड कनेक्टिंग टू अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड ये हो गया, एक अमीनो एसिड ये हो गया, इसको कनेक्ट करने वाली बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। तो अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, ये भी हमारे पास अमीनो एसिड है, ये भी हमारे पास अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड को कनेक्ट करने वाली बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। एक बात ध्यान से सुनना, अगर आपके पास अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड हो गया, 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 ऐसे करके आपने कनेक्ट कर दिए सारे अमीनो एसिड को, तो कॉम्बिनेशन ऑफ अमीनो एसिड, कनेक्शन ऑफ अमीनो एसिड आर कॉल्ड प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? ठीक है, लिंक ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड का लिंकेज ही क्या कहलाता है? हमारे पास प्रोटीन कहलाता है। और ये जो स्ट्रक्चर अभी आपने देखा ना, इस तरह से इस तरह से इस तरह से लीनियर स्ट्रक्चर, इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लीनियर स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। समझाऊंगा आपको मैं, लेकिन प्रोटीन समझ में आया। अमीनो एसिड को जोड़ते जाओ तो आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास बन जाएगा भैया प्रोटीन, ठीक है, अमीनो एसिड। अच्छा, यहाँ पे बॉन्ड कनेक्टिंग टू अमीनो एसिड बताया गया, तो पेप्टाइड बॉन्ड होती है। अमीनो एसिड कैसा दिखता है? यहाँ पे देखना, अमीनो एसिड की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे CH, यहाँ पे आमीन ग्रुप भी आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी आएगा। अमीनो एसिड तो आमीन ग्रुप भी आएगा और एसिडिक ग्रुप भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं COOH, ये हमारे पास एसिडिक ग्रुप हो गया। अब इसी से हम लोग किसको कनेक्ट कर देंगे? आमीन ग्रुप को ऐड कर देंगे। NH3 होता है तो हम यहाँ पे NH2 लिखेंगे, ताकि एक बॉन्ड हम लोग यहाँ से कनेक्ट कर सके। आमीन ग्रुप हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास R होगा, यहाँ पे हम लोग एक H लगाएंगे, तो H की जगह पे कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है, ये किसका स्ट्रक्चर होता है? अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे जो R है ना, आर को चेंज करते रहो। आर को चेंज करोगे, आर की जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हो? आर की जगह पे चाहो तो आप लोग एक और H यूज कर सकते हो, या फिर आप लोग चाहो तो CH3 यूज कर लो, या फिर C2H5 यूज कर लो, जो चाहो यूज कर सकते हो। अगर आप लोग यहाँ पे H रख दोगे तो ये क्या कहलाएगा? ग्लाइसिन कहलाएगा। और अगर आप CH3 यूज करोगे तो ये एलेनिन कहलाएगा। ग्लाइसिन और एलेनिन,
ये दो क्या है, ये अमीनो एसिड के टाइप है हमारे पास, एक ग्लाइसिन हो गया, एक एलेनिन हो गया। एग्जांपल आप लोग बोल सकते हो, अमीनो एसिड के एग्जांपल है ग्लाइसिन और एलेनिन। ध्यान से देखो, यही तो है, यही जो है ना, यही है। यहाँ पे NH3 है, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH है, R की जगह पे यहाँ पे नीचे H लिख दिया इन्होंने, यहाँ पे COOH हो गया। ठीक है, यहाँ पे COOH, यहाँ पे NH2, यहाँ पे H और यहाँ पे CH3 ग्रुप। ठीक है, तो वही हमारे पास अमीनो एसिड हो गया। और ये जो बॉन्ड कनेक्ट करके रखेगी इनको, अब ये देखो, ये ग्लाइसिन है और ये एलेनिन है। अब इन दोनों को कनेक्ट कर दो। कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल देंगे। दोनों, यहाँ से H ले लिया, यहाँ से OH ले लिया, तो यहाँ से जब बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेम टू सेम ऐसा कैसा आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे NH तक सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे एक बॉन्ड बना देंगे हम लोग, बॉन्ड। और वो जो बॉन्ड रहेगी उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। तो पेप्टाइड बॉन्ड समझ में आया, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होती है, दो अमीनो एसिड को कनेक्ट करने वाली बॉन्ड को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। चल ठीक है, आगे देखते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन ABCDE विटामिन। तो विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, इस तरह से आपको इनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने को कहा जा सकता है। आपसे इन पे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बोलेंगे व्हाट इज विटामिन ए के सोर्सेज बता दीजिए, फंक्शन बता दीजिए, डिफिशियंसी बता दीजिए। विटामिन ए में क्या कौन कौन सोर्स होते हैं, कैरोट्स, मिल्क, बटर, फिश ऑयल, लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है, फंक्शंस क्या होंगे इसके, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, ऐसा कहा जाता है विटामिन ए से, लेकिन आप में सुधार नहीं आता है, लेकिन हाँ अच्छी बनी रहती है आपकी आंखों की रोशनी। इसके बाद स्किन हेल्थ और इम्यूनिटी पे भी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है विटामिन ए से, आपको लेना जरूरी है। अगर नहीं लोगे तो कौन कौन सी डिफिशियंसी हो सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, आपको रात में कम दिखने लगेगा, स्किन आपकी हमेशा ड्राई रहेगी। ओके, ये इसकी डिफिशियंसी के कारण हो सकते हैं। अगर डिफिशियंसी होगी तो ये बीमारी आपको हो जाएगी इस तरह से। विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो होल ग्रेन्स, मिल्क, पल्सेस, मीट, एग्स में पाया जाता है। आपको एक या दो याद करना है, सारे याद नहीं करना है। मिल्क तो बहुत कॉमन है, मोस्टली मिल्क में तो सारे विटामिन लगभग मिल ही जाते हैं आपको। फंक्शंस हो जाएंगे एनर्जी प्रोडक्शन, नर्वस फंक्शन और मेटाबॉलिज्म में ये फंक्शन प्रोवाइड करता है। डिफिशियंसी में बेरी बेरी हो जाएगी। बेरी बेरी बोले तो भैया आपकी हाइट रुक जाएगी। जिन बच्चों की हाइट रुक जाती है ना, बोला जाता है कि विटामिन बी की कमी हो गई थी उनमें, बेरी बेरी हाइट रुक जाती है B1 की वजह से। विटामिन सी, विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट, खट्टे खट्टे जो हमारे पास फल फ्रूट होते हैं उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। सिट्रस फ्रूट में ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, नींबू हो गया, हमारा आंवला हो गया, टोमेटोज, ग्रीन वेजिटेबल, ये हमारे आ गए। ठीक है, सिट्रस फ्रूट में मोस्टली विटामिन सी पाया जाता है। फंक्शंस की बात करें तो इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है, वाउंड हीलिंग में, अगर आपको चोट वगैरह लग गई है तो उसमें इंप्रूव में आ जाएगा। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी ये वर्क करता है। डिफिशियंसी की बात करें तो स्कर्वी हो जाएगी, आपके जर्म्स जो होते हैं वो कैसे हो जाएंगे, उनमें से ब्लीडिंग होने लगेगी। अगर विटामिन सी की कमी हो गई तो बहुत कमजोर हो जाएंगे, आपको वीकनेस फील होगी। विटामिन डी सनलाइट में होता है भैया, सनलाइट लिया करो, सनलाइट लेना बहुत जरूरी है। सनलाइट, मिल्क, बटर, फिश, लिवर ऑयल में ये पाया जाता है विटामिन डी। बात करें फंक्शन की तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, बोन एंड टीथ हेल्थ, आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएगी, दांत मजबूत हो जाएंगे अगर विटामिन डी की आप में सफिशियंसी रही तो। डिफिशियंसी अगर हो गई तो भैया रिकेट्स आपको हो जाएगा। जो क्या होता है, बच्चों की जो हड्डियां होती है ना पाँव की, ऐसे हो जाती है, ऐसे ही। ठीक है, हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती है। देखना इसकी इमेज, नेट पे सर्च करना रिकेट्स, तब समझ में आएगा कितनी खतरनाक बीमारी होती है। विटामिन ई की बात करें, हरी सब्जी खाओगे तो विटामिन ई की पूर्ति रहेगी आपके शरीर में। तो वेजिटेबल ऑयल्स, नट्स, सीड्स, ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स, हरी पत्तियों वाली सब्जी खाओ। फंक्शंस क्या क्या है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा डिफिशियंसी की बात करें तो मसल्स आपकी वीक हो जाएगी अगर आपकी डिफिशियंसी होगी विटामिन ई की। तो बात करें आगे, तो बात करें हम लोग आगे, व्हाट इज ज्विटर ज्विटर क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ज्विटर क्या होता है? A zwitterion is a molecule like amino acid that contains both positive and negative charges but is overall neutral। एक ऐसा हमारे पास मॉलिक्यूल होगा जिसमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस होंगे, लेकिन एक्चुअल में वो क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल है अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड में यहाँ पे NH2 लिखा होता है, यहाँ पे COOH लिखा होता है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे, चार्जेस को हम लोग इधर पहुंचा देंगे H को, तो यहाँ पे क्या जाएंगे, H एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव बचेगा। तो ये जो ओवरऑल है इसमें पॉजिटिव भी है साथ में नेगेटिव भी है, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, इसे ज्विटराइन बोलेंगे। ठीक है, ये ज्विटराइन हो गया। ओवरऑल ये न्यूट्रल होता है, लेकिन इंटरनली इसमें दोनों चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव की तरह वर्क कर सकता है, नेगेटिव की तरह भी ये वर्क कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, 2019 में प्रश्न आया था। DNA fingerprinting is a technique used to identify a person by looking at unique pattern in their DNA। ठीक है, DNA fingerprinting is a technique used to identify a person by looking at unique pattern in their DNA। वही बात है भैया, DNA फिंगरप्रिंटिंग,
ठीक है, फिंगरप्रिंटिंग की देख के हम पता कर सकते हैं कि भैया ये आदमी कौन सा है, ये यूनिक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, वही होता है हमारे पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फिंगर जो सबके अलग अलग होती है ना फिंगरप्रिंट, वैसी बात यहाँ पे बताई जा रही है कि भैया सब आदमी की, सब पर्सन की अलग अलग डीएनए होता है और उनकी फिंगरप्रिंटिंग अलग अलग होती है। उससे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो भैया कि ये आदमी ये है, ये आदमी ये है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे देख सकते हो आप लोग, अगर एक्सीडेंट वगैरह होता है वहां पे आप लोग देख सकते हो कि भैया ये आदमी की पहचान अगर करनी की कौन है ये, तो उसकी पहचान हो सकती है। एवरी पर्सन हैज डिफरेंट डीएनए पैटर्न, सो कंपेयरिंग दिस पैटर्न हेल्प टू फाइंड क्रिमिनल्स, पेरेंट्स, पैटर्निटी टेस्ट एंड मिसिंग पर्सन। ठीक है, वही बात जो आपको मैंने बताई वो यहाँ पे लिखी हुई है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल थ्योरी, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। What are the main biomolecules found in biological systems? What are the main biomolecules found in biological systems? कौन कौन से मेन बायोमोलिक्यूल्स होते हैं? The major biomolecules present in living organisms are carbohydrates, protein, lipids, nucleic acid, vitamins and minerals. ये हमारे पास मेन बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट सप्लाई एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें सप्लाई एनर्जी करते हैं। प्रोटीन हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग एंड एंजाइम्स एक्शन लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम हमारे शरीर में जो खाना रहता है ना उसको बहुत जल्दी पचा देते हैं। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए स्टोर एंड ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वाइल विटामिन्स एंड मिनरल्स रेगुलेट वेरियस बॉडी फंक्शंस। सबके यहाँ पे काम धाम लिखे हुए हैं, एक एक करके हम लोग बात करते हैं। समझ में आया कौन कौन से हमारे पास मेन बायोलॉजिकल बायोमोलिक्यूल्स होते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, मिनरल्स। अब इनकी बात करें एक एक करके, तो प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फेट क्या होता है, ये अगले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रोटीन हमारे पास होता है भैया, प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स, हमारे शरीर का बॉडी बिल्डिंग फूड बोला जाता है। लेकिन अगर हम लोग केमिकली बात करें तो प्रोटीन्स आर लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ तो क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा। दैट परफॉर्म्स वाइटल फंक्शन सच एज ग्रोथ, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड एंटीबॉडीज। ओके, दे आर एसेंशियल फॉर बॉडी बिल्डिंग बायोमोलिक्यूल्स। बहुत सिंपल चीजें हैं, कोई बड़ी मुश्किल चीजें नहीं है इसमें। इजीली आप लोग इसको समझ सकते हो, याद कर सकते हो। बिल्कुल पूरा चैप्टर ही थियोरेटिकल चैप्टर है यार ये तो। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन that act as the main source of energy in the body. Example include glucose, starch and cellulose. ये इसके एग्जांपल्स हो गए। याद करना पड़ेगा, ऐसी डेफिनेशंस होने इनकी, बस सिंपल सिंपल सी। फैट्स क्या होते हैं? लिपिड किसको जो बोलते हैं? फैट्स आर हाई एनर्जी बायोमोलिक्यूल्स दैट स्टोर एनर्जी, प्रोटेक्ट ऑर्गन्स एंड फॉर्म द स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एग्जांपल की बात करें तो इंक्लूड्स ऑयल, बटर, घी, ये हमारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन एग गो आफ्टर बॉइलिंग इट। देखो भैया, जो क्वेश्चन समझाने के होंगे ना उनको समझाऊंगा, जिसमें थ्योरी है बिल्कुल कि एक दो बार पढ़ के समझ में आ रहा है तो उनको समझाने से कोई मतलब नहीं है यार। जैसे ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन एग गो आफ्टर बॉइलिंग। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम है, बस घुमा फिरा के पूछा गया है। when when an egg is boiled, the protein present in it denature and coagulate. During this process, the water inside the egg is absorbed by this coagulated protein, making the egg hard. Some water also evaporate at stream, but most of it get trapped inside the solid protein network. जरा स्कोर पढ़ो आप लोग। डीनेचुरेशन विद एग्जांपल। डीनेचुरेशन इज द प्रोसेस इन विच द प्रोटीन लूज देयर सेकेंडरी, टर्शियरी and quaternary structure, but the primary structure remain unchanged. This causes the protein to lose its natural shape and biological activities. इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ पढ़ो और यहां से एक ही कंक्लूजन निकलेगा भैया। अंडा जो होता है उसको आप जब बॉईल करते हो ना तो उसकी जो प्राइमरी स्टेज होती है, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी जो स्टेज होती है, तीन चार स्टेज होती है हमारे पास, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। उसकी जो तीन स्टेज होती है, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी, ये क्या हो जाती है? डीनेचर्ड हो जाती है। ठीक है, ये बिल्कुल लूज हो जाती है। जैसे गर्म करोगे उसका प्रोटीन जो है टर्शरी, सेकेंडरी, क्वाटरनरी और टर्शरी, ये जो तीन स्ट्रक्चर है वो डीनेचर्ड हो जाएंगे। किसमें हो जाएंगे? प्राइमरी में। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे डीनेचुरेशन हो जाता है। किसका हो जाता है? अंडे का। और अंडा क्या हो जाता है भैया? हमारे पास सॉलिड स्टेट में मिलता है। ओके, हार्ड हो जाता है वो प्रोटीन कंपेयर करें तो। ऐसे में कहा यह जाता है यार कि अगर आप अंडे को बिना उबाले खाओगे ना उसमें ज्यादा प्रोटीन मिलेगा आपको, और अगर आप उसको गर्म कर देते हो तो उसकी जो प्रोटीन की जो बोल सकते हो स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी, क्वाटरनरी, टर्शरी, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये टॉपिक कहलाता है हमारा डीनेचुरेशन। और अगर आपसे पूछे डीनेचुरेशन क्या होता है, डीनेचुरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्रोटीन क्या करता है, अपना सेकेंडरी,
टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर लूज कर देता है, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी भी लूज नहीं करता। एक तो बचेगा ना भैया उसके पास, प्राइमरी लूज नहीं करता है वो। ओके, रिमेन्स अनचेंज, दिस कॉज द प्रोटीन लूज इट्स नेचुरल शेप। प्रोटीन जो होता है उसका नेचुरल शेप लूज हो जाता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज भी उसकी लूज हो जाती है। एग्जांपल सबसे बड़ा है बॉइलिंग ऑफ एन एग, चेंज इट्स व्हाइट पार्ट फ्रॉम लिक्विड टू स्टेट सॉलिड स्टेट ड्यू टू डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज यहाँ पे होंगे भैया आपने क्या बोला, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, वो समझा दो। हाँ, ये एक टॉपिक है, ये एक टॉपिक है कि हमारे पास प्रोटीन के स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं। वैसे ये क्वेश्चन को आपको पहले समझाना चाहिए था, फिर आपको वो समझाना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के हमारे पास क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है, क्वाटरनरी होता है। जब आप अंडे को बॉईल करते हो ना तो उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी और क्वाटरनरी ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सिर्फ प्राइमरी बचता है। ऐसे में बोला जाता है कि भैया आप बिना उबाले अगर कच्चा अंडा खाओगे ना उसमें ज्यादा प्रोटीन आपको मिलेगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये ऐसा होता है भैया, सीक्वेंस में लगे होते हैं बस, ऐसा 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 सीक्वेंस में, ठीक है, ऐसा सीक्वेंस में। लेकिन सेकेंडरी में बात करें तो सेकेंडरी में क्या बन जाते हैं, ये हेलिकल शेप में बन जाते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे हेलिकल शेप, हेलिकल शेप। ये भी, ये हमारे पास बीटा शीट है, ये शीट के फॉर्म में बन जाएंगे, ठीक है, इस टाइप से शीट के फॉर्म में बन जाएंगे, ये शीट, ये शीट, ये शीट, ये शीट। तो अल्फा हेलिकल और बीटा शीट के फॉर्म में सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होता है। टर्शरी स्ट्रक्चर जब ध्यान से सुनना, इसके दो प्रकार होते हैं, मैं आपको समझाता हूं। टर्शरी जो स्ट्रक्चर होता है ना हमारा, टर्शरी स्ट्रक्चर को आप लोग समझ लो ऊन का गुच्छा। ऊन का गुच्छा कैसे होता है, बिल्कुल गुच्छा बन जाता है, आप लोग धागे ले लो, धागों का गुच्छा बना लो, ऐसे होता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, प्राइमरी सेकेंडरी इज इक्वल टू टर्शरी, ठीक है। तो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, प्राइमरी स्ट्रक्चर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट के फॉर्म में होता है। टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है ना भैया, यहाँ पे 3D फोल्डिंग हो जाती है, मतलब 3D स्ट्रक्चर होता है ये बोल सकते हो आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, लेकिन ये 3D स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल ऐसा हो जाता है। चलिए बात करते हैं आगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की। क्वाटरनरी इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रही है भैया, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के ऊपर, क्योंकि 4D 3D हमने सुना है 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, 3D स्ट्रक्चर पॉसिबल है बनाना, कि ऐसा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक बना दो हमने जेड एक्सिस, तो ये पॉसिबल है। लेकिन 3D पॉसिबल है, लेकिन 4D को अभी भी साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। लेकिन ये पॉसिबल है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर जो होगा वो हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा। टर्शरी समझ में आया, टर्शरी से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कौन होगा, क्वाटरनरी होगा। बस आपको इतना समझना है, कोई ज्यादा इसमें स्पेशल चीजें नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि 4 स्ट्रक्चर होते हैं। मैंने आपको सारे एक्सप्लेन भी कर दिए, वैसे कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी इसमें, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। ओके, ये चीज हो गई, तो समझ में आया। अब ये क्वेश्चन आप समझोगे ना तो और इजीली समझ में आएंगे कि सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, प्राइमरी बचता है। अब मैंने आपको बोला था कि जो टर्शरी होता है ना उसके दो टाइप होते हैं। टर्शरी जो होता है ना उसके दो टाइप होते हैं, एक होता है ग्लोबुलर, एक होता है फाइब्रस प्रोटीन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है जो 23 में और SP4 में आ रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है। ग्लोबुलर मतलब गुच्छा बना लो, उनका गुच्छा कैसे होता है, ऐसे होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस थोड़ा सा आप लोग बोल सकते हो, ये अपना जो हेयर का बाल होता है, बाल के फॉर्मेट में होता है, लेकिन ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, गुच्छा ये भी होता है, लेकिन ये लीनियर फॉर्मेट आप लोग इसे मान सकते हो। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया, फाइब्रस में और ग्लोबुलर में। दे आर स्फेरिकल फॉर्मेट में होते हैं, ग्लोबुलर इन शेप, दे आर लॉन्ग थ्रेड लाइक फाइब्रस इन शेप, ठीक है, ये लॉन्ग थ्रेड टाइप से होते हैं। सोल्यूबल इन वाटर, पानी में आसानी से घुल जाते हैं, ये पानी में घुलते नहीं है, ध्यान से सुनना, कौन से पानी में घुलते हैं, कौन से नहीं घुलते हैं, ये सोल्यूबल है। ये पानी में नहीं घुलते हैं। अंडे के अंदर जो प्रोटीन होता है ना वो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, अंडे के अंदर, ठीक है, अंडे के अंदर कौन सा होता है, ये वाला होता है। जब भी तो आप लोग देखना अंडे का जो वो निकलता है ना वो इजीली क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है पानी के अंदर, ठीक है। लेकिन ये जो होता है ना फाइब्रस प्रोटीन, ये हमारे नाखूनों में पाया जाता है, बाल में पाया जाता है, ठीक है, हेयर और नेल्स में पाया जाता है। तो आप लोग खुद सोचो यार, अगर ये भी सोल्यूबल होता, इनसोल्यूबल नहीं होता, तो हम लोग जब नहाते हैं ना तो हमारे बाल क्या हो जाते हैं, बाल हमारे पानी में घुल जाते, नाखून हमारे पानी में घुल जाते। क्यों नहीं घुलते हैं, क्योंकि ये इनसोल्यूबल होते हैं। फाइब्रस प्रोटीन जो होता है ना वो इनसोल्यूबल होता है पानी के अंदर, तभी तो हमारे हेयर और नेल्स जो होते हैं वो पानी में नहीं घुलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग याद कर सकते हो, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, एंजाइम्स, और यहाँ पे केराटिन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। केराटिन हमारे बाल में और हमारे नाखून में पाया जाता है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन हमारा रह गया था, इसको भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तो आपको अमीनो एसिड भी समझा दिया
और प्रोटीन भी समझा दिया। प्रोटीन क्या होता है भैया, अमीनो एसिड को जोड़ते जाओ, अमीनो एसिड को जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, तो इससे क्या बन जाता है, हमारे पास प्रोटीन बन जाता है। तो आपसे यही पूछा गया है कि अमीनो एसिड और प्रोटीन में क्या अंतर होता है। सिंपल सी भाषा में समझ रहे हो क्या होता है, अमीनो एसिड को जोड़ोगे तो प्रोटीन बन जाएगा, अमीनो एसिड से तो प्रोटीन बनता है। इसको समझाने का तरीका बताऊं आपको, बहुत इजी। आप लोग मानो आर्मी और एक सैनिक में क्या अंतर होता है, आर्मी और सैनिक में क्या अंतर होता है। सैनिक से ही तो मिलकर आर्मी बनती है, एक सैनिक अकेला होता है, लेकिन बहुत सारे सैनिक अगर होंगे तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आर्मी बोल सकते हैं। तो ये सैनिक है और ये पूरी आर्मी है, ठीक है, आर्मी प्रोटीन है, लेकिन सैनिक से मिलकर तो बनी हुई है वो। तो दे आर सिंपल कंपाउंड्स हैविंग बोथ अमीनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फॉर्मूला लिख देना आप लोग सभी, जो भी आपको ऊपर सिखाया था मैंने। तो अमीनो एसिड में फॉर्मूला आ जाएगा, प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, अमीनो एसिड की तो कॉम्प्लेक्स चेन होती है, तो आप लोग बोल सकते हो। ये इनका मोलिकुलर मास कम होता है, इनका ज्यादा होता है। ऑन कंबाइनिंग अमीनो एसिड फॉर्म डाइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड फाइनली प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स अमीनो एसिड। मतलब ये, अगर प्रोटीन को जोड़ोगे तो क्या बनेंगे, डाइपेप्टाइड, फिर हमारे पास ज्यादा जोड़ेंगे तो पॉलीपेप्टाइड, बहुत सारे बन जाएंगे, उसके बाद क्या बोलेंगे हम लोग, इसको प्रोटीन बोलेंगे। ठीक है, प्रोटीन बोलेंगे। लेकिन प्रोटीन को अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करें, तोड़ने पे क्या मिलेंगे, वापस से हमें अमीनो एसिड मिल जाएंगे। ओके, ये अंतर हो गया इन दोनों में। चलिए, ग्लोबुलर भी समझा दिया। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक है ये। कार्बोहाइड्रेट्स में आपसे पूछा जा सकता है कि मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड क्या होते हैं। मोनो मतलब सिंगल, सिंपल शुगर मेड अप ऑफ वन शुगर, इसमें सिर्फ एक शुगर यूनिट होती है। डाइसैकेराइड में क्या होती है, टू, मेड ऑफ टू मोनोसैकेराइड यूनिट्स। तो अगर आप लोग मोनोसैकेराइड को ही ले लोगे, दो मोनोसैकेराइड से मिलकर क्या बनता है हमारे पास, ये हमारे पास डाइसैकेराइड बन जाता है। ठीक है, मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो। कैन नॉट बी हाइड्रोलिसिस, इनको आप तोड़ नहीं सकते क्योंकि एक तो है और एक को क्या तोड़ोगे, लेकिन इनको आप लोग तोड़ सकते हो। ठीक है, तोड़ोगे तो क्या बन जाएंगे, वापस से मोनोसैकेराइड बन जाएंगे। इनका फॉर्मूला क्या होता है, CH2O, यहाँ पे N आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज, जैसे C6H12O6। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, C12H22O11। ये किसका फॉर्मूला है, ये सुक्रोज का फॉर्मूला है, सुक्रोज, ये सुक्रोज। और ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का है। ओके, ये हमारी चीजें हो गई। बस यही चीजें थी, एग्जाम्पल ग्लूकोज, यहाँ पे सुक्रोज याद कर लो, माल्टोज भी है, लैक्टोज भी है, इधर फ्रक्टोज राइबोज भी है। एक एग्जाम्पल याद कर लो, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड। नेक्स्ट हमारे पास है गिव द नेम एंड फंक्शन ऑफ एनी थ्री प्रोटीन्स। तीन प्रोटीन के आपको नेम एंड फंक्शन बताने। तो हेमोग्लोबिन, इंसुलिन, केराटिन यहाँ पे हमने ले रखे हैं। हेमोग्लोबिन करता है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द अदर बॉडी टिश्यूज। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है, रेगुलेट्स ब्लड एंड शुगर लेवल। केराटिन क्या करता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द हेयर, नेल्स एंड स्किन। सिंपल सी बात है, आपको याद करने पड़ेंगे इनको, इधर फंक्शन याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। मेड ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड शुगर न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, मेड ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। इसमें क्या आएगा, इसमें नाइट्रोजन बेस आएगा, शुगर आएगा, इसमें भी नाइट्रोजन बेस और शुगर आएगा। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आ जाएगी, वो है फॉस्फेट ग्रुप। इसमें क्या आ जाएगा, एक फॉस्फेट ग्रुप। नो फॉस्फेट ग्रुप इज प्रेजेंट, फॉस्फेट ग्रुप इज प्रेजेंट। एग्जांपल है एडेनोसिन, ठीक है, एडेनोसाइन, इसमें जाएगा एटीपी एंड एएमपी। ओके, ये हमारे पास सिंपल से एग्जांपल हो गए, इनको रट लो, समझने वाली कोई चीज ही नहीं है, सिंपल सा आपको इनको रटना है। चलिए आगे बात करें, व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड, राइट देयर टाइप्स एंड फंक्शंस। जो चीज समझानी होगी मैं आपको समझाऊंगा, जो रटने की भैया आपको पहले बोल दूंगा कि इसमें कुछ भी नहीं है, जो चीजें हैं वैसे की वैसे याद कर लो। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोमोलिक्यूल्स, पढ़ रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स तो बायोमोलिक्यूल्स ही होंगे। दैट स्टोर एंड ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन लिविंग बींग्स। जैसे बंदर है, बंदर का बेटा बंदर ही पैदा होगा, इंसान का बेटा इंसान ही पैदा होगा। ये क्या है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर होती है, ठीक है, पेरेंट्स टू चाइल्ड, पेरेंट्स टू चाइल्ड। तो वही चीज यहाँ पे बताई जाती है, किसके थ्रू पॉसिबल है, ये न्यूक्लिक एसिड के थ्रू पॉसिबल है। तो न्यूक्लिक एसिड वही चीज का वही काम करता है। ये दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए आरएनए के यहाँ पे दो फंक्शन लिखे हुए, पढ़ लो इनको। डीएनए भैया क्या करता है, डीएनए स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। आरएनए क्या करता है, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। प्रोटीन तो आपने ले लिया, आप सिंथेसाइज कौन करेगा, आरएनए बोलेगा मैं करूंगा। ये तीन प्रकार के हो सकते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। ओके, सिंपल सी चीज है, याद कर लो। नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन एंजाइम्स विद एग्जांपल। एंजाइम्स क्या होते हैं, उनके एग्जांपल सहित आप लोग
बताइए। Enzymes are biomolecule catalysts made up of protein that speed up chemical reaction in living cells without being consumed. भैया ये कैटलिस्ट ही होते हैं, एंजाइम्स हमारे कैटलिस्ट ही होते हैं। कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, बायोमोलिक्यूल्स भी रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। लेकिन ये कौन सी रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शन जो होती है हमारे शरीर के अंदर होती है उनको फास्ट कर देते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल आपको एग्जांपल से समझाता हूं। आप जो रोटी खाते हो ना, कितनी देर में पच जाती है, मुश्किल से मुश्किल 24 घंटे के अंदर आपकी रोटी पच जाती है। लेकिन अगर आपके शरीर के अंदर एंजाइम्स नहीं होंगे जो रोटी को पचा रहे हैं, वो नहीं होंगे तो क्या होगा पता है आपको, आपको एक रोटी को पचाने में 60 साल लग जाएंगे। तो इतनी फास्ट कर देती है रिएक्शन को, जो 60 साल में रिएक्शन हो रही थी उसको 24 घंटे के अंदर अंदर कर दिया। किसने कर दिया, एंजाइम्स ने कर दिया। ठीक है, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मेड अप ऑफ प्रोटीन्स that speed up the chemical reaction in living cells without being consumed. अब ये फास्ट तो कर देते हैं लेकिन खत्म नहीं होते एंजाइम्स। हमारे शरीर में जितने एंजाइम्स है ना वो रहेंगे भैया। ऐसा नहीं कि भैया यार रोटी को पचाने में हमारे एंजाइम्स की मृत्यु हो गई ऐसा नहीं होगा, एंजाइम्स आपके रहेंगे। एग्जाम्पल है अमाइलस, पेप्सिन, इन्वर्टेज, ये हमारे पास एंजाइम्स के एग्जाम्पल्स हो गए। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन इन ह्यूमन बॉडी। विटामिन का क्या रोल होता है हमारे शरीर के अंदर, क्लासिफाई द विटामिन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी इज नॉट स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, व्हाई। विटामिन डी इज नॉट स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, व्हाई। इज स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, सी नहीं होता है, डी हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये सभी एक ही टॉपिक पे क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। सिंपल पेपर में ऐसा पूछा गया था 26 वाले में, 25 में ऐसा पूछा गया था। विटामिन क्या होता है, विटामिन आर एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट फॉर प्रॉपर growth and development, maintenance of good health, regulating metabolism, preventing deficiency disease, helping enzymes in various biological reaction। इन कामों की वजह से हमें विटामिन को लेना पड़ता है डेली रूटीन में। अब भैया ऐसे बहुत सारे प्रोटीन है जिनको आप ले भी सकते हो, जिनको नहीं भी ले सकते हो। प्रोटीन जो होते हैं उनको दो प्रकार से हम क्लासिफाई करते हैं, एक ऐसा जो इसेंशियल है, एक ऐसा जो नॉन इसेंशियल है। समझाता हूं, फेट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। फेट सोल्यूबल बोले तो विटामिन ए, डी, ई, के, अडेक करके हम इसको याद करते हैं, विटामिन अडेक। ये क्या होते हैं, फेट सोल्यूबल होते हैं, स्टोर्ड इन लीवर एंड फैटी टिश्यूज। ये क्या होते हैं भैया, ये स्टोर हो जाते हैं हमारे लीवर में और फैटी टिश्यूज में। वाटर सोल्यूबल मतलब जो पानी में घुल जाते हैं, नॉट स्टोर्ड इन बॉडी, एक्सक्रेटेड इन यूरिन। अब ये जो है ना विटामिन बी और विटामिन सी, ये क्या होता है भैया, पानी में घुल जाते हैं। ओके, पानी में घुलने की वजह से क्या होता है, ये चले जाते हैं हमारे शरीर में यूरिन के थ्रू। तो इनको लेना जरूरी है हर दिन, नहीं लोगे तो डिफिशियंसी हो जाएगी इनकी। तो इसलिए बोलेगा कि सी इज नॉट स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। सी स्टोर क्यों नहीं होता, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल होता है। रीजन सिंपल है, विटामिन सी मस्ट बी टेकन डेली रूटीन, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है। वाटर सोल्यूबल लिखा हुआ है यहाँ पे। विटामिन डी जो है ये क्या है, फेट सोल्यूबल है, बस इसलिए ये स्टोर हो जाता है लीवर में। यही बात समझ में, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को एक साथ ले लिया ताकि आपको समझ में आ सके। यही बात समझ में, सिंपल चीजें हैं, बस यही आपको याद करना है। आखिरी प्रश्न हमारे पास है, राइट द फुल नेम, पोजीशन इन द सेल एंड वन मेन फंक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। पोजीशन क्या होती है, पोजीशन इन सेल, न्यूक्लियस के अंदर होता है, इन क्रोमोसोम होता है। वन मेन फंक्शन क्या है कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन हमारे फिनिश हो गए, किसके, बायोमोलिक्यूल्स के। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। वीडियो को यार लाइक जरूर कर देना। इसके अलावा यार मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग कुछ और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।